अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन? A reaction is said to be zero order if rate of the reaction is independent on the reactant concentration. ठीक है, let we have the reactant A and this reactant is converted into the product. When reactant is converted into the product, the concentration of the reactant is decreased gradually and concentration of the product is increased after passage of the time. But if the rate is independent on the reactant concentration, यानी कि अगर वो इसकी concentration के ऊपर independent है तो उसको ज़ीरो ऑर्डर कहते हैं. बट इट डज नॉट मीन कि जो कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है वो चेंज नहीं होगी. ज़ाहिर बात है, अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी कंसनट्रेशन चेंज होगी. अगर कंसनट्रेशन चेंज होगी तभी उसकी प्रोडक्ट बनेगी ना. इट डज नॉट मीन कि कंसनट्रेशन चेंज नहीं होती. ठीक है, कंसनट्रेशन चेंज होती है, लेकिन कुछ इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के ऊपर. ठीक है, सो ये इसकी एक एग्जांपल है आपके पास. और हमें पता है कि हम कहते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, इसको ROR लिख लेते हैं या स्मॉल r लिख लेते हैं, एक ही बात होती है. और ये होता है R इज़ इक्वल टू द K इंटू कंसनट्रेशन. ठीक है, और ये कंसनट्रेशन क्या है? स्टार्टिंग वाली कंसनट्रेशन. और ये क्योंकि कंसनट्रेशन तो है लेकिन ये कंसनट्रेशन चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है. सो ये जो A0 है ये हम ले लेते हैं इज इक्वल टू 1, क्योंकि दिस इज़ नॉट चेंज. और 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग ये उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता. अगर ये डिवाइड होगा फिर भी उसके ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा. इस वजह से हम A0 इज इक्वल टू द 1 ले लेते हैं. से यानी कि इट्स मीन कि कंसनट्रेशन, यस कंसनट्रेशन है, A एग्जिस्ट करता है. और अगर ये A0 इज इक्वल टू 1 है और हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दें कि R इज इक्वल टू K और इसके 1, तो R इज इक्वल टू द K इसके बराबर हो जाता है. ठीक है, यानी कि जो रेट होगा वो कंसनट्रेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा, कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा. और अगर हम इसको देखें, इसको ग्राफ की फॉर्म में, तो ग्राफ बना लें. दिस इज एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम ले लें कंसनट्रेशन और यहाँ पर ले लें रेट ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, और ये है रिएक्टेंट. और रिएक्टेंट का जो रेट है वो चेंज नहीं होता, बल्कि वो कांस्टेंट इसी जगह के ऊपर रहेगा. कैसे? जैसे जैसे वो कंसनट्रेशन कुछ भी हो, रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज नहीं होगा. ठीक है, वो रेट के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा. या फिर अगर हम टाइम वर्सेस द रेट ले लें, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम टाइम ले लें और वाई एक्सिस के ऊपर हम इसका जो रेट ले लें, तो फिर भी यहाँ पर अगर कहें लेट्स सपोज कि ये है हमारे पास रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा. ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. सो दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड कंसनट्रेशन. ये ना तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ना ही कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है. विद इंक्रीजिंग टाइम रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज नहीं होता. विद डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज नहीं होता. सो इट इंडिपेंडेंट ऑन द बोथ कंसनट्रेशन एंड द टाइम. सो ये कंसनट्रेशन और टाइम ये दोनों ही हम इसमें से निकाल देते हैं. सो ये जो है कंसनट्रेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर, इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू. और इसके लिए जो वैल्यूज़ है हम कैलकुलेट करते हैं कि आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट इज़ द चेंज इन कंसनट्रेशन, आफ्टर 5 सेकेंड व्हाट इज़ द चेंज इन कंसनट्रेशन. सो दिस इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू. फॉर स्मॉल वैल्यूज़ it's mean 10 raised power minus 14. It's mean this is very complex value, very small value. और जब वैल्यूज़ हमारे पास कम्प्लेक्स हों तो उनको सिंप्लीफाई किया जाता है.
उनको क्या किया जाता है, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करने के लिए जो मैथ के अंदर आप करते हैं, किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए आप उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेते हैं। आप क्या लेते हैं, उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेते हैं। सो हम इस वजह से जो ज़ीरो ऑर्डर है इसका इंटीग्रल लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं जी, इंटीग्रल रेट लॉ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर, इंटीग्रल रेट लॉ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनके ज़ीरो ऑर्डर की हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रल रेट लॉ ले लेते हैं। और हमें ये तो पता है, जैसे अभी ऊपर करके आए हैं कि R इज़ इक्वल टू द के ए, और ए क्या है 1, तो R इज़ इक्वल टू द के। हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। नंबर 2 हमारे पास है जी, रेट क्या है, किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ, और इसका हम डेरिवेटिव ले लें। और डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी टी। डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी टी। और ये क्योंकि रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए इधर माइनस आएगा, क्योंकि रिएक्टर की कंसंट्रेशन लूज होती है। सो R इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। ये डी बाई डी टी क्या है, डेरिवेटिव है, और ये माइनस सिंबल क्या है, ये रिएक्टेंट के लिए है। ये किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। सो ये इसको हम ये इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, so if we compare the equation number 1 and equation number 2, we can also write R is equal to K, and यहाँ पर जो R है इसकी जगह पर हम K भी लिख सकते हैं। तो दिस इज माइनस डी ए बाई डी टी। और इसी को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यूँ कर सकते हैं। तो फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कैसे कर सकते हैं जनाब, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये इधर लिख लें, कंपेयर equation number 1 and equation number 2. So if we compare equation number 1 and equation number 2, it is the k minus dA by dt, ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी। और इसी को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि के डी टी इज इक्वल टू माइनस क्या है, डी ए। और अगर हम इसको इधर कर लें के डी टी माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, डी टी। अब ये है वर्सेस द टाइम और कंसंट्रेशन का आपस में कंपैरिजन। टाइम और कंसंट्रेशन का क्या है, आपस में कंपैरिजन है। डी टी क्या है, चेंज इन टाइम, और डी ए क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। उस टाइम के साथ कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट हो गया। और नेगेटिव साइन मैंने आपको बताया, ये नेगेटिव साइन चाहे आप इधर रहने दें चाहे इधर रहने दें, आपकी मर्जी है, जिधर आप इसको छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, ठीक है। व्हेन रिएक्शन इज स्टार्टेड इट्स मीन देन टाइम इज ज़ीरो। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, जस्ट स्टार्ट होने से पहले क्या था, टी ज़ीरो था। फिर उस वक्त जो कंसंट्रेशन थी ए, वो बराबर थी ए नॉट के, हम उसको क्या देते हैं, जो भी कंसंट्रेशन थी उस वक्त, लेट्स सपोज वो 2 मोल थी, तो वो हमने उसको ए नॉट कर दे दिया इधर, ए इज इक्वल टू द ए नॉट एट स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। और फिर एट एनी इंस्टेंट, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया या आधा गुजर गया या किसी भी इंस्टेंट के ऊपर उसका कुछ ना कुछ टाइम हो गया, टी इज इक्वल टू द टी, यानी कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी टी की, इस टी की कोई ना कोई वैल्यू है, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, जो भी है, ठीक है। और कंसंट्रेशन जो है ये भी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू द ए, ठीक है, यानी कुछ कंसंट्रेशन इसमें चेंज आ जाएगी। ए नॉट क्या है, स्टार्टिंग क्या है जी आपके पास, लेट्स सपोज 2 मोल है, लेट्स सपोज क्या है, 2 मोल है, ठीक है। और या यूँ कह लें कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो जो इसकी कंसंट्रेशन थी वो टोटल सारी की सारी कंज्यूम होगी, तो टी इज इक्वल टू जो टाइम उसको कंप्लीट होने के लिए लगता है। ये हमारे पास आपको पता है कि इंटीग्रेशन लेने के लिए लिमिट्स का होना ज़रूरी है, फिर हम उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव तो हमने ले लिया और ये हमने क्या किया, उसकी इंटीग्रेशन ले लिया। अब इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स होगी, एक स्टार्टिंग, एक एंडिंग, एक लोअर, एक हायर। ये लोअर लिमिट है, ये हायर लिमिट है। तो लें जी इस क्वेश्चन का हम अगर इंटीग्रेशन ले लें, टेकिंग द इंटीग्रेशन, और ये क्या है जी, माइनस के डी टी इंटीग्रेशन डी ए। टी की क्या लिमिट है जी, 0 से टी तक,
और ए की क्या लिमिट है, लोअर लिमिट ए नॉट से ए तक, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि हमने तो जस्ट टी का करना है, तो माइनस के को हम पहले ले आते हैं, इंटीग्रल यहाँ पर रहने देते हैं, इंटीग्रल यहाँ पर रहने देते हैं, ये है टी और ये है डी टी, इंटीग्रल ए नॉट एंड ए इज इक्वल टू द टी ए। इसको सॉल्व करते हैं जिस तरह से हम इंटीग्रेशन को खोलते होते हैं जनाब, बिल्कुल वैसे ही। तो ये है जी माइनस के इंटू टी, ज़ीरो, और ये टी ए नॉट और ए, ठीक है। ये हमने इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया। अब हम नेक्स्ट मैं इसको बल्कि यहीं पे सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। ये है आप लोगों के पास भी ये पेज सारा बिल्कुल ठीक हो गया, सही है। नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करना है जी, ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, माइनस के इंटू टी की जगह के ऊपर ये अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, और लोअर क्या है, ज़ीरो है। सिमिलरली अपर वैल्यू ए है, लोअर वैल्यू क्या है, ए नॉट है। लोअर वैल्यू क्या है जी, ए नॉट है। और ये बच गया हमारे पास माइनस के टी, क्योंकि ये तो ज़ीरो है, और ये बच गया ए माइनस ए नॉट। ये क्या बच गया, ए माइनस ए नॉट, ठीक है। तो ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर रहने दें, और इसको ये माइनस वाला इसको अगर इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा, ठीक है। ये मैथ का रूल है, लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो आपको पता है कि उसका जो सिंबल होता है वो चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव में चला जाता है, ठीक हो गया। दिस इज द इंटीग्रल रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, इंटीग्रल रेट लॉ है। ये क्या है, इंटीग्रल रेट लॉ है। और इसी इंटीग्रल रेट लॉ से हम स्टार्टिंग टाइम के ऊपर, जब स्टार्ट टाइम अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, देन क्या पॉसिबिलिटी है, व्हेन रिएक्शन व्हेन रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड, ठीक है। इंटीग्रल रेट लॉ की इक्वेशन में लिख लूँ आपके सामने, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। जब रिएक्शन डज नॉट स्टार्ट देन टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड सिमिलरली जो ए नॉट है वो भी क्या है, ज़ीरो है। रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज भी नहीं आई। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ अगर हम पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो ए नॉट ज़ीरो और हमारे पास जो पीछे बचेगा वो जस्ट ए बच जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया, जस्ट ये वाली वैल्यूज़ बच जाएगी, यानी कि जब हमारे पास स्टार्ट नहीं हुआ था जस्ट हमारे पास वही वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, जब टाइम ज़ीरो है तो कंसंट्रेशन उसकी जो भी थी वो हमने उसके साथ लिख दिया है। यहाँ से फिर थ्री ग्राफ्स बनते हैं, और ग्राफ्स के लिए आपको पता है कि मैथ की बहुत मशहूर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहीं से ही हम ये जो इक्वेशन है मैं यहाँ से लिखूँ, अगर इसको, इस इक्वेशन को मैं यहाँ से लिखता हूँ तो मैं इसको यूँ भी तो लिख सकता हूँ ना, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ठीक है। ए नॉट को मैंने इधर लिख दिया। तो सिमिलरली ये है वाई एम एक्स प्लस सी। सो ए नॉट क्या है, हमारा सी है। ए नॉट क्या है, सी है। सो ए नॉट सी है, और ए क्या है, हमारा वाई है, टी क्या है, एक्स है, और के क्या है, एम है। के क्या है, एम है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट उसकी फॉर्म्स बन गई हैं। हम यहाँ से इनके थ्री ग्राफ्स भी ड्रा कर सकते हैं कि ये ग्राफ के लिए एक्चुअली हमारे पास होती है, ठीक है। और अगर हमने ग्राफ ड्रा करना है तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और स्लोप। और वाई एक्सिस के ऊपर आपको पता क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं,
ठीक है, और इसके लिए स्लोप होगी सी ए नॉट। अब ये जो स्लोप ए नॉट है ये होगी डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव साइन है आपका इसके साथ। स्लोप क्या होगी इसकी? डिक्रीजिंग स्लोप होगी, नेगेटिव स्लोप होगी। और अगर यही प्रोडक्ट के लिए होगा तो ग्राफ यही रहेगा आपके पास, टाइम वर्सेस द कंसंट्रेशन वाला, लेकिन स्लोप क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट कंटिन्यूसली क्या होती है? इंक्रीज़ कर रही होती है। प्रोडक्ट क्या होती है? कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही होती है। सो इसकी जो है वो स्लोप पॉजिटिव होती है, इसकी स्लोप नेगेटिव होती है। और जब इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आई थी, जब इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आई थी, यानी कि ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, लेट्स सपोज जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, तो फिर ए नॉट ज़ीरो है तो टी भी क्या है? ज़ीरो है। देन जो ग्राफ है वो स्टार्ट होगा ज़ीरो से, देन जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? स्टार्ट ज़ीरो से होगा, ठीक है। और यहाँ से फिर हम इसका टेन थीटा ले लेते होते हैं, जैसे यहाँ पर है तो इसका हम इधर से इसका टेंजेंट ड्रा करते हैं, इसका यहाँ से स्लोप का टेंजेंट, इसका इस यहाँ से टेंजेंट स्लोप, और ये स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है हमारे पास। तो स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव, ये स्लोप नेगेटिव, ये स्लोप भी क्या है? पॉजिटिव है। और इसके लिए क्या आएगा? एम इज इक्वल टू टेन थीटा। एम क्या है? इज इक्वल टू टेन थीटा। और एम क्या है? स्लोप है। एम क्या है? स्लोप है। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होती है? ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ मीन when 50% of the reaction is completed, this is called half, इसको हम हाफ कहते हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें कि हाफ लाइफ, तो इट्स मीन जो उसका टाइम है वो भी आधा है, वो यानी कि t/2 है। इसी तरह जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास a इज इक्वल टू ए नाट है, लेकिन अगर हाफ लाइफ में कहेंगे तो फिर ये a नॉट बाई 2 हो जाएगा, यानी कि आधी कंसंट्रेशन। ये क्या हो जाएगा? हाफ लाइफ के लिए हाफ हो जाएगा और t भी इसके लिए हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 50% ऑफ द रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। अब इसके लिए देखें कि हमारे पास है ये इंटीग्रल रेट लॉ, और वो क्या है? a माइनस ए नॉट, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और t क्या है हमारे पास? t/2 है, यानी कि 1/2 है, ठीक है। और a क्या है? ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के, और t क्या है? बाई 2 है, t भी क्या है? बाई 2 है। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कर सकते हैं, इसको हम अगर इधर ले आएँ माइनस को, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। के t/2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2। इसको हम इधर राइट साइड के ऊपर ले आए और राइट वाले को लेफ़्ट के ऊपर ले गए, तो साइन दोनों के उलट हो गए, चेंज हो गए। एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो ये हो गया 2a नॉट माइनस ए नॉट, बाकी क्या बच गया? a नॉट बाई 2 इज इक्वल टू द के t/2, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से t/2 या t हाफ लाइफ क्या होगा? a नॉट बाई 2 के, तो दिस इज़ दी हाफ लाइफ। उसके लिए आप कंसंट्रेशन, उसमें हाफ कंसंट्रेशन जब चेंज होती है उसके लिए कितना टाइम चाहिए, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला होगा, ठीक है। इस तरह जब फुल लाइफ होगी तो फुल लाइफ के लिए क्या होगा जनाब? अगर वही मैं यहीं पर करूँगा इसके साथ ही, ताकि उसका ज़रा कंपैरिजन करना आसान हो जाए। इधर मैं फुल लाइफ कर रहा हूँ, फुल लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फुल लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर कर रहा हूँ। तो t क्या है? t इज इक्वल टू द t फुल लाइफ, और जो उसके लिए a है वो क्या हो चुका है? ज़ीरो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है ना, जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो फुल लाइफ उसी को कहते हैं जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास इंटीग्रल रेट लॉ जो है वो होता है a इज इक्वल टू ए नॉट और माइनस के टी, और t क्या है? फुल लाइफ की, तो ये मैं इसके साथ FL मैंने लिख दिया है, रिप्रेजेंट द फुल लाइफ। और ये जो a है हमारे पास ये तो ज़ीरो हो गया, बाकी क्या बच गया? a नॉट माइनस के टी फुल लाइफ,
ठीक है। और ये बच गया, हमारे पास बन गया ए नॉट इज इक्वल टू के टी फुल लाइफ। ठीक है, इनके टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी फुल लाइफ। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन इसके इक्वल होगा। तो ये है फुल लाइफ के लिए। आगे इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल अभी करता हूँ, बाकी मैं न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर करूँगा। लेट वी हैव द रिएक्टेंट ए goes to the product. Reactant A convert into the product to be zero order, if time taken for 50% completion, 50% completion is 2 seconds. Find the time required for 75% completion of the reaction. इनके 50% के लिए 2 सेकंड, और ज़ाहिर बात है कि 75 है तो 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन इसको कैलकुलेट आपने कैसे करना है ये देखना है। इंटीग्रल रेट ला है हमारे पास बेटा जी, ए इज़ इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये इक्वेशन है हमारे पास। और यहाँ पर ये है, लेट फ़र्ज़ करें हमारे पास जो स्टार्टिंग में था ए नॉट इज़ इक्वल टू 100, और इस वक्त टी क्या है, 0 है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। हाफ लाइफ के ऊपर क्या होगा, जब ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, इट्स मीन ये क्या हो जाएगा 50%, और टाइम कितना है 2 सेकेंड, टाइम कितना है 2 सेकेंड। और फॉर 75% कंप्लीशन, तो ए नॉट हमारे पास जो है वो तो स्टार्टिंग में था 100, और जब ये 75% हो गया, इट्स मीन ए नॉट 100 माइनस 75 25%। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब हम टाइम के साथ इसका निकालना है, तो हम ऐसे करते हैं ना, हम यूँ करें कि ठीक है, यहाँ से हमें टाइम के साथ निकालना है। मैं टाइम को इधर ले आता हूँ, लेफ़्ट साइड के ऊपर, इसको उठा के इधर ले जाऊँगा, इसको उठा के मैं इधर ले जाऊँगा। ठीक है, तो जब मैं इसको इधर लेके आया तो ये प्लस का हो गया के टी, ए नॉट पहले इधर था, ये यहाँ से लेफ़्ट से उठा राइट पे आया तो ये माइनस का हो गया, टाइम इधर रह गया, ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय द के। ठीक है, ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय द के। और यहाँ से हम देखें कि टाइम है हमारे पास ये वाला, और ये था 2 सेकेंड, टाइम क्या है 2 सेकेंड, और ए नॉट क्या है 100 माइनस ए क्या है 50%। ठीक है, ये 50% कंप्लीशन के लिए, और ये यहाँ पर क्या है के है। नंबर 2 75 के लिए क्या होगा, टाइम चाहिए, ये तो गिवन था ना, ये गिवन था, उसके मुताबिक मैंने लिख दिया डाटा 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाय द के। ठीक है, डिवाइडेड बाय द के, यानी कि ये आ गया हमारे पास। अगर इसी को सॉल्व करें, तो हमारे पास आता है ये 2 इज़ इक्वल टू 50 बाई के, और अगर इसको सॉल्व करें तो ये बचता है t इज़ इक्वल टू 75 बाई के। ये क्या बचता है 75 बाई के। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ठीक है, अब लिखें जी, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा t/2 75 बाय के। सिमिलरली अगर इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये वाली जो है ये उलट जाएगी, तो k डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा, यानी कि इसके नीचे हम डिवाइड करना था ना एक्चुअली। तो डिवाइड करने से क्या हुआ कि ये 50 बाई के था, जब डिवाइड किया तो ये टर्म उसकी उलट गई, इन्वर्स हो गई उसके। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 50 2 3, तो ये आ गया हमारे पास t
3/2 और यहाँ पर भी क्या है 2 2 के साथ कैंसिल कर दें तो t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड हमारे पास इसका आंसर निकला है। ठीक है, इसको देखें सॉल्व किया हुआ, डिवाइड किया है जस्ट मैंने। ठीक है, तो 75/k इसको भी k लिखूँगा तो ये रकम जो है टर्म है ये सारी उलट जाएगी। तो ये 50/k था, ये k/50 हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया उसको, इधर से 2 के साथ 2 कैंसिल कर दिया, t इज़ इक्वल टू 3 तो 3 सेकेंड इसके लिए ये निकला है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग के अंदर न्यूमेरिकल करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।